यूं समझे कमाल की लाइफ है, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस लाइफ, और ये फितरत है, इट इज नेचर। एक्सीलेंट लाइफ हर इंसान को पसंद होती है कि जिंदगी के अंदर एक्सीलेंट हूँ और मेरी औलाद भी एक्सीलेंट हो, मेरी बीवी भी एक्सीलेंट हो, और मेरे जो है यूं समझिए जिंदगी जो मेरा घर है वो एक्सीलेंट हो। हर इंसान के अंदर ये अल्लाह ने फितरत रखी कि वो अच्छाई को पसंद करता है, लेकिन एक्सीलेंट हासिल करने कमाल लाइफ या बाकमाल जिंदगी, या आपकी जो जिंदगी अल्लाह ने दी वो बाकमाल कैसे बन सकती है, इसके लिए दो चीजें। एक है आपका क्लियर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो, आपका एम ऑफ लाइफ जो है वो क्लियर हो, आपका जिंदगी का जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। आज अगर यहाँ में से किसी से, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, स्पेशली जब लॉकडाउन के दिनों में थोड़ी सी मैं टीचिंग की साइड में गया तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे थे, मतलब 1 से लेके केजी से लेके 5 तक, और इतने छोटे छोटे बच्चे थे। उनसे जब मैंने मकसद पूछा तो हर किसी का मुख्तलिफ मकसद था। किसी का मकसद था हाफिज कुरान बनना, किसी का मकसद था वो कह रहा था डॉक्टर बनूंगा, हालांकि उन्होंने को चीजें पता नहीं थी। किसी का मकसद था आलिम बनना, वो यूं सुनी सुनाई हुई बातें कर रहे थे। किसी ने उसको वजह आप ये बन सकते हो, किसी ने कहा आप ये बन सकते हो, उन्होंने कहा ठीक है हम बना लेते हैं। ये सिर्फ वहां तक महदूद बात नहीं थी। अगर यहाँ पे बैठे हुए ये इंटर की क्लास के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए, अगर इसमें से भी आप किसी से पूछो भाई आपका क्लियर ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप क्लियर एम ऑफ लाइफ कौन सा है, आपका एम ऑफ लाइफ, आपका गोल, आपका फोकस, आपका मकसद जिंदगी के अंदर कौन सा है, तो इस पे भी हर किसी की अलग राय होगी। एक कहेगा अगर मैं लायर बनता हूँ, बाद में कहेगा मैं डॉक्टर बनता हूँ। एक अभी कहेगा डॉक्टर बनूं, बाद में कहेगा मैं लायर बनूंगा। कि हमारा क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी तक एम ऑफ लाइफ जो है वो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले बाकमाल जिंदगी के लिए आपका एम ऑफ लाइफ, आपका मकसद हयात वो पहले बना ले कि आपको बनना क्या है, आपको बनना क्या है, फ्यूचर में आपने कौन सी चीज को अचीव करना है। तो पहले मकसद बनाए, बाकमाल मकसद होना बड़ा चाहिए, मकसद बड़ा होना चाहिए। और मकसद से हटकर जब आपका मकसद क्लियर हो जाएगा फिर आप फालतू चीजों से बच जाओगे। जैसे कहा जाता है कि किसी जगह पे आप एम्प्लॉय होते हैं या किसी जगह पे आप बॉस बन के जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले ये चीजें देखें कि आपका वहां पर काम कौन सा है, आपका काम वहां पर कौन सा, आपका वर्क कौन सा। अगर आपने काम को वहां पे डिफाइन कर लिया, आपने काम को समझ लिया कि मेरा काम ये है, जब आपने काम को समझ लिया तो दूसरी जो फालतू चीजें हैं वो आप नहीं कर सकोगे। जैसे आप अगर कोई एम्प्लॉय आपको दूसरा कोई काम कहता है ये करो ये करो ये करो, अगर आपने समझ लिया कि मेरा काम है ही यही, तो फालतू काम की चीजों से आप बच जाओगे। तो क्लियर ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्लियर ऑब्जेक्ट पे फोकस होना भी। एक आपने गोल बना लिया लेकिन काम कोई नहीं कर रहा उसमें, एक आपने एम ऑफ लाइफ बना लिया लेकिन उसमें फोकस कोई नहीं। एक छोटी सी स्टोरी इससे रिलेटेड, 3 शख्स थे, 3 शख्स को बिठा दिया। एक शख्स ने, एक उसका बॉस था, ट्रेनर था, 3 शख्स को बिठा दिया, उसके सामने रख दिया तोता। क्या रख दिया? तोता रख दिया, पैरोल रख दिया। पैरोल रख दिया तो उन तीनों को पहले बुलाया। पहले एक को यूं समझिए नासिर को पहले बुलाया, नासिर को कहा कि तुम्हारा फोकस जो है, तुम्हारा टारगेट है पैरोल को शूट करना। तो जैसे उसको वहां पे खड़ा किया, उससे पूछा कि तुम्हें ये जो पैरोल नजर आ रहा है, पैरोल के अलावा कोई और चीज नजर आ रही है? जो तोता तुम्हारे सामने रखा गया है उसके अलावा कोई और चीज नजर आ रही है? तो वो कहता है मुझे आसमान भी नजर आ रहा है, जमीन भी नजर आ रही है, और मेरे अराउंडिंग जो चीजें हैं वो सारी मुझे नजर आ रही है। तो नासिर को कहा कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए। उसके बाद यूं समझे फिर उसने अहमद को बुलाया, अहमद से पूछता कि आपका टारगेट कौन सा है? पैरोल पे। पैरोल पे आपने नजर रखनी है, पैरोल को आपने शूट करना है, हिट करना है, किसको? पैरोल को आपने करना है। तो वही अहमद से सवाल होता है कि आपको इसके अलावा कोई और चीज नजर आ रही है? तो वो कहता है इसके अलावा मुझे कोई और चीज नजर आ रही है, आसमान भी नजर आ रहा है, जमीन भी नजर आ रही है। वही नासिर वाली बात अहमद ने की। उसके बाद लास्ट जो फाइनल में बुलाया जाता है वो होता है महमूद को बुलाया जाता है। महमूद को कहा जाता है कि तुम्हें पैरोल पे शूट करना है, हिट करना है। वहाँ वो अपनी लोकेशन संभालता है, पोजीशन संभालता है, सामने उसके पैरोल होता है। तो उससे वही ट्रेनर बात पूछता है, जो बात उन 2 जनों से पूछी थी कि इसके अलावा कोई और चीज नजर आ रही है। तो महमूद जो है वहां पे लोकेशन पे पोजीशन पे खड़ा होकर कहता है कि नहीं सर, मुझे इसके अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही। मेरा टारगेट, मेरा फोकस, मुझे जो हिट करना है वो किसमें? पैरोल को हिट करना है। तो वही ट्रेनर उसको बोलता है कि अभी आप हिट करें।
तो उससे पूछता है कि आपको कोई और इसके इर्द गिर्द चीजें नजर आ रही हैं, आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास कोई और भी चीजें होंगी? वो कहता है सर नहीं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि आसमान वाली बात वो भी कर सकता था, लेकिन उसका फोकस किस पे था? पेरोड को शूट करना। उसका टारगेट था पेरोड को शूट करना, तो वही पेरोड को शूट करता है। तो मुख्तसर बात, बाकमाल जिंदगी के लिए पहले आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, आपका एम ऑफ लाइफ, आपका गोल क्लियर होना जरूरी है, गोल क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर होने के बाद दूसरी जो बात है वो है एफर्ट्स आपकी होनी चाहिए। एफर्ट्स कंटिन्यू, हार्ड वर्किंग आपकी जरूर होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग कंटिन्यू एफर्ट्स जरूर। इंसान को सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंटिन्यू एफर्ट्स, कंटिन्यू हार्ड वर्किंग, कंटिन्यू आपको मेहनत जुस्तजू करनी होगी। आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया था, एक इन्वेंटर जब साइंटिस्ट बनता है तो उसमें भी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है। दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म हो, जो भी इल्म होता है उसके अंदर इंसान जुस्तजू जरूर करता है, इंसान मेहनत जरूर करता है। आप थोड़ा सा मिसाल यहाँ पे ले लें, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो कामयाब तो वही यहाँ पे होंगे जो हार्ड वर्किंग करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही जुस्तजू में कामयाब होंगे। तो जब इन्वेंटर कोई भी बनता है उसके लिए क्या चीज़ होती है? वो जुस्तजू, कंटिन्यू मेहनत जरूरी होती है। आपने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े होंगे ऑफ मोशन, ये न्यूटन के बारे में आता है। जब न्यूटन ने ये लॉ लिखे, लॉ को तरतीब दे ली, इक्वेशंस ड्राइव कर ली, सारी तरतीब बना ली, तो न्यूटन ने वो लॉ लिखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाता है, 5 मिनट के लिए। वॉशरूम के आगे वापस फिर आता है तो उसका जो लैंप वहाँ पे जल रहा होता है, जो उसका दिया जल रहा होता है, वो दिया गिर जाता है नीचे। तो उसके जो भी वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक्स पढ़ी होती हैं, जो भी किताबें पढ़ी होती हैं, या जो न्यूटन ने वो लॉ ड्राइव किए थे, वो सारे जल जाते हैं, वो सारे जल जाते हैं। न्यूटन फिर वापस आता है, वापस आके न्यूटन फिर देखता है कि अभी सारी चीजें जली हुई है, जो उसने न्यूटन ने पूरी मेहनत की थी जिंदगी की, तो सारी जली हुई जब देखी, अभी उसको मायूस हो जाना चाहिए हमारी तरह, ठीक है। जैसे हम एक चीज हमने बनाई, एक स्ट्रगल की, एक मेहनत की, एक एम ऑफ लाइफ बनाया। मैं तो ये कहता हूँ कि शिकस्त जो आपका एम ऑफ लाइफ है उसको आपने अगर चेंज कर दिया तो भी आप यूँ समझें कि आपने शिकस्त को एक्सेप्ट कर लिया, आपने शिकस्त को मान लिया। तो न्यूटन फिर वापस आता है और न्यूटन देखता है कि मेरी जो इक्वेशंस मैंने ड्राइव की थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, सारी जल चुकी है। तो उसने फिर से मेहनत की, फिर उसने कहा कि मेरे जहन के अंदर, मेरी मेमोरी के अंदर वो चीज़ें अभी तक मौजूद हैं। तो फिर वो इक्वेशन बनाता है, ड्राइव कर लेता है, फिर बन जाते हैं न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन। तो हर चीज़ में जुस्तजू होती है, हर चीज़ के अंदर दीनी उलूम हो या दुनियावी उलूम हो, हर चीज़ के अंदर इंसान को स्ट्रगल, इंसान को कंटिन्यू एफर्ट्स और हार्ड वर्किंग ज़रूर होनी चाहिए, यही कामयाब करती है। जैसे आपने सही बुखारी सुनी होगी, सही बुखारी के बारे में एक छोटी सी बात है कि असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद अगर सही तरीन किताब है, कुरान मजीद के बाद अगर अफजल तरीन और सही तरीन अगर किताब है तो वो सिर्फ सही बुखारी है। बहुत सारी उन्हें अहादीस याद थी, तो वो बगदाद में जाते हैं, उनका टेस्ट लेने के लिए बाद उलमा बैठे होते हैं कि अभी इमाम बुखारी आएंगे। इमाम बुखारी के लिए उन्होंने क्या किया कि 10 आदमी तैयार किए, 10 आदमी बगदाद के अंदर तैयार किए, 10 हर आदमी को 10-10 हदीसें याद करवाई, और हदीसें जो सीधी तरह जो लिखी हुई थी उनसे हटकर दूसरी हदीसें, सनद, किसी की सनद ऐसे कर दी, किसी का मतन थोड़ा सा हदीस का चेंज कर दिया, तो सारी चीज़ें चेंज करके उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी जब बगदाद में आएंगे आपको ये पेश करनी है। तो ठीक है, इमाम बुखारी आए, उलमा ने टेस्ट लेने के लिए कि भाई इसका हाफिज़ा इतना मजबूत है, हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेते। तो इमाम बुखारी के सामने एक बंदे ने अहादीस रखी, लेकिन अहादीस सही नहीं थी। एक बंदे ने 10 हदीसें बता रही, इमाम बुखारी बार बार कहते ला आरिफु, कि मुझे पता नहीं। फिर दूसरे कहते ला आरिफु, मुझे पता नहीं, ला आरिफु 10 दर्जनों को यही जुमले। तो बाद में जब उलमा को ये पता चला कि इमाम बुखारी को तो ये चीज़ें याद नहीं है, कैसे हाफिज़ुल हदीस बन गए, तो उसके बाद इमाम बुखारी कहते हैं कि अभी जो 10 जने लोग हैं उनको फिर बुलाओ। तो जिसने पहले हदीस पेश की थी उनको कहते हैं कि भाई ये आपने मतन गलत पढ़ी है, इसकी मतन और आपने सनद भी इसकी गलत पढ़ी, और इसमें से रावी ये गुम आपने कर दिया है। रावी कहते हैं रिवायत करने वाले को।